किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या फिर डेविड वेसलर? तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था अल्फ्रेड बिने ने। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह क्या कर रहा है? सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन या फिर सीखने का आकलन? तो एक शिक्षक है जो कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, क्या करता है? और उसे पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है, मतलब पढ़ने के बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है? तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है? वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे डिफिनीशन में बताया गया है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, अथवा सीखने के लिए आकलन कर रहा है, अतः शिक्षक कक्षा का आकलन स्वयं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा कक्ष में जेंडर या फिर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो कक्षा कक्ष में जो जेंडर या फिर लिंग विभेद जो होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट कि शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट दिया गया है। अब जैसा कि यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है, कक्षा में लिंग भेद पक्षपात भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा तथा छात्रों में न्यूनता व हीनता की भावना विकसित होने के कारण उनका संपादन अच्छा नहीं हो पाता, जिससे छात्रों छात्राओं में द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। तो एक शिक्षक को जो है कक्षा में कोई भी विभेद नहीं करना चाहिए, सभी बच्चों को समान रूप से देखना चाहिए। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? सही सही व धारा प्रवाह बोलना से, जानना समझना व लिखना से, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना से, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना से। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करने से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार व वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, आनुवांशिकी एवं वातावरण से। तो प्रकृति पोषण विवाद जो है वह संबंधित होता है आनुवांशिकी एवं वातावरण से, आनुवांशिकी एवं वातावरण से। अब यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना से संबंधित है जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है जिसमें व्यक्ति वृद्धि व विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान है, अतः आनुवांशिकी संरचना जो है पोषण से संबंधित है, आनुवांशिकी संरचना तथा पोषण से संबंधित है। यहाँ पे जहाँ पे लिखा आनुवांशिकी संरचना पोषण से संबंधित, इसके पहले होगा प्रकृति तथा पोषण से संबंधित है। किससे? यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे होगा आनुवांशिकी संरचना प्रकृति तथा पोषण से संबंधित है। मानव विकास कैसा होता है? तो मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से होता है। मानव विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से होता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है। व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक विकास की यह प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसलिए इसे मापा जा सकता है। इस प्रकार यह मात्रात्मक है और साथ ही यह गुणात्मक भी है, क्योंकि वृद्धि के रुकने के बाद भी कई चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट याद रखने, जैसे कि मानव विकास जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। व्यक्ति के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है।
मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से अंग का विकास होता है, तो सिर का विकास होता है। किसका विकास होता है? सिर का विकास होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय और स्वास्थ्य क्लब। तो यहाँ पे निष्क्रिय एजेंसी हो जाएंगे सार्वजनिक पुस्तकालय। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, परिवार, इको क्लब व स्वास्थ्य क्लब सामाजिकरण की सक्रिय संस्थाएं हैं जहाँ व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है तथा अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटता है, परंतु यह सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ या फिर मजबूत बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो संज्ञानात्मक विकास है किसके द्वारा ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पे एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इसके लिए संज्ञानात्मक विकास को डेवलप करने के लिए एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी या फिर चाक्षुष। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। चाक्षुष जो है सीखने की शैली का एक एग्जाम्पल है। अब कैसे सीखने की शैली का एग्जाम्पल है यह हम लोग देखते हैं। चाक्षुष अर्थात जिसके बोध नेत्र से हों, इस प्रकार सीखने के एक उत्तम उदाहरण है। चाक्षुष शैली हो सकता है बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि होती है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे डैश दिया गया, यहाँ पे हमें भरना है कि प्रेरणाएं, कौन सी प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं? भावात्मक प्रेरणाएं, संरक्षण उन्मुखी प्रेरणाएं, सुरक्षा उन्मुखी या फिर प्रभावी प्रेरणाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वह क्या है? अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता या फिर अप्रेरणा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है व्यक्ति को और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वह क्या है? वह अभिप्रेरणा। क्या है? अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव या फिर अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन सा कारक जो है अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करेगा? तो वह है अर्थपूर्ण संबंध। क्या है? अर्थपूर्ण संबंध। अब जैसे कि बताया गया यहाँ पे, पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी आसानी से सीख सकता है, इसलिए वह अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्या? अर्थपूर्ण संबंध जो है अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। समझ, सृजन, विश्लेषण या फिर स्मरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। अब जैसे कि बताया गया है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में सृजन की प्रवृत्ति होती है। छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे उतनी ही उनकी समझ होगी। अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना या फिर याद करना। तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित यहाँ पे समानुभूति देना।
समानुभूति देना। अब जैसे कि बताया गया है, समानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण द्वारा, स्क्रीनिंग परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा या फिर अक्षमता परीक्षण द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण द्वारा। जो व्यक्ति में कुछ भी चीज़ें जो कमियां होती हैं व्यक्ति में, जैसे कि सीखने की कमियां है या फिर अन्य जो कमियां हैं, तो उनका जो परीक्षण से पता लगाया जाता है, किसके द्वारा? निदानात्मक परीक्षण से पता लगाया जाता है कमियों का। और जब कमियों का पता चल जाता है तब फिर क्या किया जाता है? उसका उपचार किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है, उपचारात्मक उसका निदान किया जाता है। जैसे कि बताया गया है, निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में सूचना देता है। अगला प्रश्न है, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित है? तो यह संबंधित है सारी चीजें अपसारी चिंतन के साथ, अपसारी चिंतन के साथ। अब यहाँ पे बताया गया है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य दिए जाते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार के चिंतन में प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो यह हो सकता है प्रचार वाक्य समावेशी शिक्षा के लिए। किसके लिए? समावेशी शिक्षा के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, यह समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य है जिसमें सभी बच्चों के लिए खोले गए स्कूलों में सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। फिर चाहे बच्चा समर्थ हो या नहीं, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है समावेशी शिक्षा के अनुसार। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा या फिर पुरस्कार या प्रेरक। तो यहाँ पे जो है आवश्यकता है, अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। अब जैसे कि बताया गया है, जिस प्रकार से अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है, उसी प्रकार से हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करें, उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो आवश्यकता अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ प्रयोग मिलाई जा सकती है। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो व्यवहारिक बुद्धि यहाँ पे जो है स्टर्नबर्ग की त्रिस्तरीय बुद्धि के अंतर्गत आएगा। अब जैसे कि बताया गया है, स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 रूप हैं। कौन कौन से? व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? जैसे कि जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी, तो उन्हीं के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बच्चा आँख, कान व हाथों से सोचते हैं, कुल मिलाकर जब, तो यह कौन सी अवस्था की विशेषता होती है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर की, इंद्रिय जनक गामक स्तर की, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर की या फिर मूर्त संक्रियात्मक स्तर की। तो यह विशेषता होती है इंद्रिय जनक या फिर इंद्रिय जनित गामक स्तर की। इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है। अब जैसे कि जो 4 अवस्थाएं हैं, तो पियाजे के अनुसार जैसे पहली अवस्था थी इंद्रिय गामक या फिर संवेदी गामक, दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक स्तर, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक स्तर और चौथी अवस्था थी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। और इन सभी की एज, जैसे कि जो इंद्रिय गामक स्तर पहली अवस्था, इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक की 2 से 7 वर्ष, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक की 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष प्लस जो है उसकी एज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज जो होती है 11 वर्ष से अधिक का बच्चा जो भी आता है वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है,
वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। उपेक्षा से यह तात्पर्य है कि मतलब कौन से पहलू के बारे में जो है वाइगोत्स्की ने नहीं बताया था। तो जैविक के बारे में वाइगोत्स्की ने नहीं बताया था। यह विशेषता थी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। जैसे कि सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक, वाइगोत्स्की ने बताया था कि जो बच्चा होता है संस्कृति से, भाषा से और समाज के द्वारा सीखता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। उसके बाद ऑप्शन है डी नंबर, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमें ऐसा आंसर देना है कि ये कोई भी मतलब जो ऑप्शन दिए गए कोई भी मतलब भेदभाव को बढ़ावा न दे, लिंग भेदभाव को बढ़ावा न दे। तो इसके अनुसार जो है छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। जैसे लड़के अच्छे हैं मतलब गणित में, तो वैसे ही जो उनकी उम्र, जैसे कि 8 साल का बच्चा जो गणित के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है, तो 8 साल की लड़की भी उस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर लेगी। तो इसके अनुसार ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल जो है सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत वाले, समस्या समाधान वाले या फिर अपसारी। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न संबंधित है विश्लेषणात्मक से। किस प्रकार के प्रश्न संबंध है, विश्लेषणात्मक से। अब जैसे कि बताया गया है, ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। यह बच्चे की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि अंक प्रदान करना छात्र को रटकर या गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति को समर्थन देता है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का नाश किससे संबंधित है। डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया या फिर डिसलेक्सिया से। तो यह संबंधित है डिसलेक्सिया से। किस प्रकार से संबंधित है, डिसलेक्सिया क्या है, एक प्रकार का पठन विकार होता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में समर्थ होता है और साथ ही अक्षरों शब्दों को उल्टी क्रम में भी लिखता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहायता नहीं लेती है, मतलब ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से, प्रतिक्रिया से, सहयोग की नैतिकता से या फिर विस्मांग नैतिकता से। तो यह संबंधित है सहयोग की नैतिकता से। किससे, सहयोग की नैतिकता से। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, सहयोग की नैतिकता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति है। पियाजे के अनुसार सहयोग पारस्परिक पर निर्भरता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और आवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो इसके अनुसार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें यह बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो शिक्षक विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो सी ऑप्शन उसके अनुसार सही हो जाएगा। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। किसकी भावना रखते हैं, स्वामित्व की भावना रखते हैं। अब जैसे कि बताया गया यहाँ पे, जब शिक्षक में स्वामित्व की भावना आती है तो उसमें स्वयं जिम्मेदार होने की भावना स्वतः ही आ जाती है। इस प्रकार विद्यालय आधारित आकलन में अध्यापक में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या फिर मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। खेल अनिवार्य है और उसे
विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे उचित विकल्प यहाँ पे है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या फिर मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। और क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। अब जैसे कि बताया गया है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह किसी को प्रतिरूपण के रूप में रखता है, वह उसके बाद सीखना शुरू करता है। मतलब किसी को वह मॉडल के रूप में देखता है, मॉडल के रूप में समझता है, फिर उसके बाद वह सीखना स्टार्ट करता है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? यह विचार दिया गया था ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने के द्वारा, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने के द्वारा, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा। तो सिद्धांत चित्र जो है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट ये दिया गया है पिछले क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ पे जैसे कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया था। और कितने मुख्य नियम बताए थे? तो 5 नियम बताए थे, 3 मुख्य नियम बताए थे, 5 गौण नियम बताए थे, और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। कौन सिद्धांत? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। और डी ऑप्शन दिया गया है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। तो यहाँ जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रगतिशील मॉडल जो अपनाया गया है, अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब जैसा कि व्याख्या में बताया गया यहाँ पे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि सामाजिक, सामूहिक और समाज, देश आदि के भले के लिए तथा जिन कार्यों में भाग लेने पर उनकी शिक्षा, मानसिक बुद्धि में विकास हो, उनमें अवश्य भाग लें। अतः वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल भी सीखें। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण। अब यहाँ पे जैसे कि व्याख्या में बताया गया है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित है। पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति, संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना के तहत किया जाता है। पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी
अन्य की सहायता से अपने कार्य पूर्ण कर सकें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था पर, औपचारिक चरण पांचवी अवस्था सामाजिक संविदा पर, या फिर पूर्व औपचारिक चरण पहली जो अवस्था है दंड परिवर्तन पर या दंड परिवर्जन पर, या फिर पूर्व औपचारिक चरण जो दूसरा चरण है व्यक्तिक और विनियमन पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सकें। तो कोहलबर्ग की जो है कौन सी अवस्था की बात कर रही है? तो बात कर रही है औपचारिक चरण चौथे ऑप्शन की, जो कानून और व्यवस्था वाला हमारी जो अवस्था थी। तो यहाँ पे पहला यह ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। अब जैसे कि बताया गया है औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था यह कोहलबर्ग के सिद्धांतों की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। तो कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या फिर परिपक्वता। तो वह क्या कर रही है? वह विकसित कर रही है स्वायत्तता। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह अपने अंदर स्वायत्तता की भावना लाती है। स्वायत्तता का अर्थ स्वराज्य, स्वतंत्र अधिकार, स्वयं शासन, अतः वह आत्मनिर्भरता तथा स्वयं अपने निर्णय लेने की भावना विकसित कर रही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यू के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो जो प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे जॉन डेवी, तो इन्होंने करके सीखने पर बल दिया था। तो इसके अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन ड्यू के अनुसार विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ताकि किसी कठिन परिस्थिति में उसे किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़े और सहजता मतलब आसानी से अपनी परेशानी का हल निकालने में सक्षम हो सके। भाषा और बोधन से संबंध विकार है चालाघात या फिर अप्रैक्सिया जिसको कहते हैं, पठन वैकल्य या फिर डिस्लेक्सिया, वाक संबंध रोग अस्पेक्सिया या फिर भाषाघात अफेजिया। तो भाषा और बोधन से संबंध विकार जो होता है उसे कहते हैं अफेजिया या फिर भाषाघात। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है भाषा और बोधन से संबंध विकार है भाषाघात, जिसे अफेजिया भी कहते हैं। मस्तिष्क का एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तब वो बुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे निगेटिव दिया गया है इसके अनुसार कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो यह बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन गलत दिया गया है। तो इसके अनुसार यही क्वेश्चन आप जो है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसे कि व्याख्या में यहाँ पे बताया गया है मनोविज्ञानी हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और यह मुख्य रूप से इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई थी। इन्होंने बहुबुद्धि परीक्षण के लिए प्रक्रिया का वर्णन किया था, जिसके अनुसार प्रतिभाशाली विद्यार्थी लगभग हर क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ना कि किसी एक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है
बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि या फिर जो जीव बुद्धि है के अनुकूलन सुसंगत नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत को इसलिए वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का जो है मापन संभव नहीं है इसके द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जैसे कि बताया गया है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है क्योंकि विशेष बुद्धिमत्ता परीक्षण विशेषता एक हद तक एक व्यक्ति को ही दर्शाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद जो है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। वैयक्तिक विभेद अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो यहाँ पे हमें वैयक्तिक विभेद के बारे में बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन सभी ऑप्शन में उपयुक्त ऑप्शन है कि जो वैयक्तिक विभेद है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि जो विद्यालय आधारित आकलन है क्यों प्रारंभ किया गया था हमें यह बताना है। राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अप्रेरित हो सके। तो विद्यालय आधारित आकलन इसीलिए प्रारंभ किया गया था कि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अप्रेरित हो सके। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किए जाने से यह तात्पर्य था कि उससे यह आंका जा सके कि अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अप्रेरित हो सके तथा अपने विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा की तुलना में कितनी बेहतर है तथा कितना विद्यार्थी के लिए यह जरूरत है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा जो है इन 3 विकल्प से अलग है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अलग दिया गया है कि स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है क्योंकि अन्य आकलन या मूल्यांकन की पद्धति शिक्षक या अन्य किसी परीक्षक द्वारा किए जाने का बोध कराता है, जबकि स्व आकलन में कौशल को प्रतिमानित करना स्वयं के द्वारा आकलन करने तथा उसे प्रतिमान के रूप में स्थापित करने का बोध कराता है जो निष्पक्ष नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिमाणों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा प्रश्न जो है अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। तो यहाँ पे मतलब कौन सा ऑप्शन सही जो है मिलान दिया गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिमाणों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके।
आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना चाहिए। इस बात पर बल देना कि आप उनसे उच्च अपेक्षा हैं। तो जैसे कि बात की जाए यहाँ पे कुछ निगेटिव वर्डों की, जैसे कि किसी भी ऑप्शन में अगर निगेटिव नहीं है बात की जाए, या फिर उच्च अपेक्षाओं की बात की जाए, तुलना करने की बात की जाए, तो वो ऑप्शन हमेशा ही गलत होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। तो ए वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके, इसके लिए अध्यापक को विद्यार्थी में अपना विश्वास अभिव्यक्त करना होगा ताकि वो अपनी सफलता को पाने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह या फिर ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, सेरिब्रल पाल्सी, पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक न्यून अवधान सक्रिय विकास, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो है पर अभिघातज तनाव जो है यह विकासात्मक विकार नहीं है। जबकि यहाँ पे आत्मविमोह या फिर ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, न्यून अवधान सक्रिय विकास, ये क्या तीनों हैं विकासात्मक विकार के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, पर अभिघातज तनाव एक चिंता विकार है जो आघात के बाद विकसित होता है। इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है जो अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, उपचारात्मक शिक्षण से, विभेदित अनुदेशन से या फिर पारस्परिक शिक्षण से। तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है विभेदित अनुदेशन से। किससे? विभेदित अनुदेशन से। अब जैसे कि व्याख्या में यहाँ पे बताया गया है, उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों के सृजन, उपयोग तथा प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन या नियमित अभ्यास, ये सभी विभेदित अनुदेशन के अनुरूप आते हैं। अतः बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप आदि संबंध भी विभेदन अनुदेशन से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क की शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, तो इसके लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण यह होता है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अब जैसा कि यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। निस्सहायता का अर्थ बेबस, हताश, व्यवस्था
जिसके चलते बच्चों में आत्मविश्वास की कमी स्पष्ट परिलक्षित होती है। इसके बाद क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु क्या परामर्श दिया जाए? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अब जैसे कि यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है, यदि विद्यार्थी निरंतर कक्षा में निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता करने हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अपने अध्यापकों से घनिष्ठता के साथ कार्य करे तथा उनकी हर संभव सहायता मांगे ताकि वह शिक्षार्थी की हर समस्या का निदान कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या फिर निर्धारण। तो यहाँ पे समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि जो है बाधित नहीं करेगी। अब जैसे कि बताया गया है, समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करती है। अंतर्दृष्टि का अर्थ परख, परिज्ञान या फिर पूरा ज्ञान आदि होता है। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु को महत्व को पुनर्बलित कर रही है। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखने सिखा रही है, तो वह क्या कर रही है? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में उनकी सहायता कर रही है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, जिससे वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अतः शिक्षार्थियों को पढ़ाया गया पाठ जब तक वह स्वयं उसका अवलोकन नहीं करेंगे तब तक वह उस पाठ को सही तरह से समझने में सफल नहीं होंगे। इसलिए शिक्षिका जो है पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए सारांश लिखने के द्वारा शिक्षार्थियों को पूर्ण रूप से पाठ समझाने का कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या फिर अत्यधिक संशुद्धता। तो दोनों यहाँ पे त्रुटि कर सकते हैं विकासात्मक त्रुटि। कैसी त्रुटि? विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों के बीच विकासात्मक या फिर उन्नतशील की समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना को, तनाव विलोपन को, निष्पत्ति चिंता को या फिर संज्ञान प्रतियोगिता को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य किससे संबंधित है? संज्ञान भावना से। किससे? संज्ञान भावना से। अब जैसे कि बताया गया है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। अतः परीक्षा में तनाव का शिक्षार्थी ज्ञान और आत्मविश्वास पर कुछ प्रभाव पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह एक उपाशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से करा जा सकता है।
तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जैसे कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, तो कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। तो इसके अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंची कलाकार छात्रियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं, संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबंधित साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, तो इसके अनुसार यहाँ पे कौन सा विकल्प सही नहीं होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे निगेटिव दिया गया, मतलब गलत दिया गया है कि उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं, उनसे इसका जो है कोई भी तात्पर्य नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट है या फिर यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। यह किसने कहा था? यह कहा था अब्राहम मैस्लो ने। किसने? अब्राहम मैस्लो ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, कालांश की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो इसके अनुसार बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। मतलब जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर चीज़ें क्या करें, खुद से करें उन चीज़ों को। अब जैसे कि बताया गया है, कक्षा में अधिगम हेतु अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा और सहायता देना, जिससे कक्षा में बच्चे बिना किसी डर के अध्यापकों से अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकें। उसके बाद क्वेश्चन है, परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययनों में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमें यह बताना है कि परिपक्व विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए कि इसके अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर ही होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। अब जैसे कि व्याख्या में यहाँ पे बताया गया है, किसी पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार विभेद व एकीकरण है, अर्थात उस बच्चे के विभेद विश्लेषण या फिर जांच पदच्छेद तथा एकीकरण एकीभाव संगीकरण के विकास के लक्षण के अनुसार है। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक का होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके अनुसार कौन सा कथन सही, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश,
अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त इनमें से जो हो जाएगा तो वह हो जाएगा कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अब जैसा कि यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है, जिससे बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने एवं बच्चे के अभिजात समूह, उसके दोस्त या खेल कूद के साथी होते हैं। यह परिवेश बच्चों को नकारात्मक भावों के सापेक्ष सकारात्मक भावों की महत्ता भी बताता है। अब जैसे कि जब प्रजातांत्रिक परिवेश रहेगा तो बच्चे अपने मन की बात कह सकते हैं, टीचर से जो है मित्रतापूर्ण रहेंगे, तो इस प्रकार जो है बच्चे का ज़्यादा जो है संवेगात्मक विकास होगा। तो प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए बच्चों के जो है संवेगात्मक विकास के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है यह पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है, विद्यार्थियों का योग्यता का क्रम निर्धारित करना, यह रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। जबकि खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना और अवलोकन करना, ये सभी जो है रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आते हैं। अब जैसा कि बताया गया है यहाँ पे, रचनात्मक आकलन के अंतर्गत छात्रों को खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, किसी विषय वस्तु का अवलोकन करना आदि आता है। जबकि विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारित करना यह मूल्यांकन का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? यह मूल्यांकन का कार्य होता है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना चाहिए। समूह गतिविधियों के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है इनमें से सबसे ज़्यादा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होती है वह है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना तथा उनकी परेशानियों को जानना एवं उसे हल करना। यह तभी संभव है जब अध्यापिका प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेगी। जब कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई भी जैसे कि टीचर है, जब किसी व्यक्ति की जो है संपर्क में रहेगा तभी उसकी कमियों और जो है उसकी अच्छाइयों के बारे में जान पाएगा। जो बच्चों में कमियां हैं, उन जो भिन्नताएं हैं बच्चों में, तो उनकी भिन्नताओं को और उनकी कमियों को दूर कर पाएगा कैसे? जब उनके जो है टच में रहेगा कोई टीचर। तो इसके अनुसार यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति मिलनी चाहिए, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो जहाँ पर भी बात की जाए अध्यापकों के अनुसार कार्य करने की, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी मतलब चीज़ें हैं वो हमें बाल केंद्रित करके समझनी चाहिए। मतलब जहाँ पे मुख्य रूप से हमें किसको देखना है? मुख्य रूप से हमें बच्चे को देखना है। मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बच्चा है। जैसे कि बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति देना। जैसे यहाँ पर दिया गया अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, तो अध्यापक के अनुसार कार्य नहीं किया जाएगा, बच्चे के अनुसार कार्य किया जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। बच्चों को स्वीकार करना ये भी सही है और अध्यापक का सकारात्मक रुख होना चाहिए, ये भी सही है। अब यहाँ पे पूछा गया था अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा कि अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, कार्य किया जाना चाहिए बच्चों के अनुसार। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत बच्चों के द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकृति देना एवं उन्हें उस कार्य के लिए और ज़्यादा उत्साहित करना। इसके लिए उन्हें बच्चों के साथ रहकर उन्हें स्वीकार करना होगा एवं अध्यापक को अपने रुख को बच्चे के प्रति सकारात्मक रखना होगा। यदि अध्यापक अपने अनुसार बच्चों से कार्य करवाता है
तो इससे बच्चे के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि कोई टीचर है अपने अनुसार कोई कार्य करा रहा है, जैसे कि कोई गृह कार्य दे दिया गया और बच्चे को उसकी क्षमता नहीं उतना कार्य करने की, तो जाहिर सी बात है बच्चे पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बच्चे के अनुसार जो है चीज़ों को कराई जानी चाहिए, जो कार्य भी है, जो भी चीज़ें हैं तो बच्चे के अनुसार कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, इसके अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये ऑप्शन क्यों सही है, ये ऑप्शन इसलिए सही है कि यह जो है लिंग पक्षपात को बढ़ावा नहीं देता, और जो बाकी ऑप्शन है वो लिंग पक्षपात को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि बताया गया लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, यही वाक्य मात्र निष्पक्ष है, बाकी अन्य तीनों वाक्य कहीं न कहीं लिंग पक्षपात की तरफ इशारा करते हैं। तो जब भी हमें एमफर देना होगा सीटेट की एग्जाम में, तो हमें जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उनमें से ऐसा ऑप्शन चुनना रहता है कि ना वो जो है लड़की के पक्ष में हो ना वो लड़की के पक्ष में, मतलब दोनों को जो है समान रूप से ऑफर देता हो। उसके बाद क्वेश्चन है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अधिगम्य सुविधा के, अधिगम्य अशक्तता के, अधिगम्य कठिनाई के या फिर अधिगम्य समस्या के। तो बात की जाए यहाँ पे, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, तो इस प्रकार का बच्चा क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो वह प्रदर्शित कर रहा है अधिगम्य अशक्तता के लक्षण। किसके लक्षण? अधिगम्य अशक्तता के लक्षण। अब यहाँ पे देखो बताया गया है, अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम का क्या अर्थ होता है? अधिगम जो शब्द होता है वह उसका अर्थ होता है सीखना। यह प्रक्रिया जो कि पूरे जीवन चलती रहती है। अशक्तता का अर्थ है कमी। जिन बच्चों के द्वारा लिखने में विपरीत छवियां या एवं दर्पण छवि आदि गलतियां होती हैं वह अधिगम्य अशक्तता के कारण होता है। यह मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्ति काफ़ी हद तक न्यून होती है। इसे मानसिक मंदन भी कहते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो याद करने की बात कहीं पर भी आ जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, तो अंकों ग्रेडों की भी बात जहाँ पे की जाएगी वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो यहाँ पे जैसे सी और डी ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता का, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति का। तो प्रतिभाशालिता जो है किसका संयोजन है? तो इसके अनुसार डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। तो यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो गलतियाँ होती हैं उसके माध्यम से एक जो टीचर होता है वो जान पाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जो है मतलब मिस्टेक कर रहे हैं और उनके विचारों को समझ पाता है। तो ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। उसके बाद जैसे कि डी ऑप्शन दिए गए, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया गलतियों के बारे में। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि विचारों को समझने के एक तरीका उपलब्ध कराती हैं जिससे अवगत होकर अध्यापक उनके विचारों भावों को निर्देशित करता है। और जो कमियाँ होती हैं बच्चों में,
जैसे कि जो परेशानी होती है उसको जो है टीचर सॉल्व कर पाता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है जो है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है वो संबंधित होता है अपसारी चिंतन से। किससे? अपसारी चिंतन से। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति को कुछ तथ्य दिए जाते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। किसमें? जो है अपसारी चिंतन में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किसके लिए? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, मतलब जो जरूरत है बच्चों को उन्हीं के अनुसार जो है शिक्षण प्रक्रिया को लागू करना, उस प्रकार शिक्षण उपागम को जो है परिवर्तन करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो जहाँ पर भी बात आ जाए केवल की और याद करने की बात आ जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा गया कि सार्थक अधिगम को सुगम बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, बाकी बी सी डी ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जैसे कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर चर्चा, वाद विवाद करना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण देना। ये अनुभव अधिगम को सुगम बनाते हैं, जबकि किसी विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति कराना अधिगम को सुगम और सार्थक नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो शाब्दिक या फिर गैर शाब्दिक दंड देने से क्या होता है बच्चों में? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अब जैसे कि बताया गया है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से बचना चाहिए क्योंकि इससे उनके स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है तथा कुछ नया सीखने के प्रति उनमें भय या नकारात्मकता उत्पन्न होती है जो उनके विकास को बाधित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका आंसर हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह से प्राप्त होती है वह माता पिता, भाई बहन एवं पारिवारिक परिवेश है जो एक समूह के रूप में स्वीकार्य है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। क्या प्रतिबिंबित करता है? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना यह प्रतिबिंबित करता है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उसमें उन्हें सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत कौन सा समूह आएगा, जो 9 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे होंगे वो आएंगे परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत। अब जैसे कि बताया गया यहाँ पे, परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। परिपाक काल या फिर परवर्ती बाल्यावस्था की एज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना के विषय में, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम पर, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद पर। तो यह बहस जो चल रही दोनों व्यक्तियों में, तो वह प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद पर। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद का प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों के संबंध में विवेचन किया जाता है। और यहाँ पे बताया गया कि उपयुक्त प्रश्न में इन्हीं तर्कों का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, इस मार्गदर्शन को कहा जाएगा सहारा देना। क्या कहेंगे, सहारा देना कहा जाएगा, या फिर इसे इसके फोल्डिंग कहा जाता है। इसके फोल्डिंग कहा जाता है और इसके बारे में बताया था वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह किससे क्या कर रही है, तो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। वो क्या कर रही है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि सभापति एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि सभाध्यक्ष एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों आते हैं। अतः अध्यापिका ने एक लिंग मुक्त भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। जैसे कि सभाध्यक्ष है तो वो एक जो है स्त्रीलिंग भी हो सकता है, कोई मतलब स्त्री भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, लेकिन जो सभापति कहा जाएगा तो वह केवल एक पुरुष हो सकता है, इसलिए उसने सभाध्यक्ष शब्द का यूज किया है। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, तो इसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों का नियमित निदान और उसके बाद सुधारात्मक अनुदेशन के आधार पर उनकी उपलब्धियों और अध्यापन अधिगम कार्य नीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन का उपयोग करता है। और उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, तो वह होता है स्तर फर्स्ट। जैसे कि बताया गया है, कोहलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों में प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है। इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों जैसे कि अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या मिलने वाले दंड पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणामों से आंकी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है।
समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो यहाँ पे यह कहा गया कि प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे प्रगतिशील मॉडल के लिए सही नहीं है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है जिसमें व्यक्ति या बालक स्वतंत्रता पूर्वक तथा सरलता पूर्वक सहभागी बन सके और सामाजिक कौशलों को सीख सके। किंतु यदि विद्यालय में कोई ऐसी बात का कार्य बताया या कराया जाता है जो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न है या उनके अनुकूल नहीं है, तो इसमें छात्रों के सामाजिकरण में विरोध उत्पन्न होगा, जो किसी भी दशा में सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो अधिगम में आकलन जो होता है किस लिए आवश्यक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणा के लिए। किसके लिए? प्रेरणा के लिए। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, अधिगम में आकलन आवश्यक है, इससे छात्र और अध्यापक दोनों का आकलन होता है तथा अध्यापक छात्रों का आकलन कर उनके कमजोरियों की पहचान करते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। छात्र अपनी कमजोरियों को जानकर उसमें सुधार करते हैं, इसलिए आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को जाना जाता है आत्मसातकरण के नाम से। आत्मसातकरण के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है किससे संबंधित है? वैयक्तिक भिन्नता से। वैयक्तिक भिन्नता से। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा से। किससे? समावेशी शिक्षा से। अब जैसे कि यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है, शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। मतलब समावेशी शिक्षा में यह बताया जाता है, कोई पिछड़ा बालक हो, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो सबको मतलब एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, एक छत के नीचे पढ़ाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, या किससे संबंधित है? यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। संवेगात्मक विकास से। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, माता पिता तथा अध्यापकों को बालकों के संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करके उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा अवांछित संवेगों को नियंत्रित करने तथा वांछित संवेगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। शोधन, अध्यवसाय तथा रेचन के द्वारा संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता किस कमी का एक लक्षण होता है? तो इसे कहा जाता है डिस्ग्राफिया। विकृत लिखावट से संबंधित जो विकार होता है उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, डिस्ग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी को प्रकट करता है, जबकि डिस्प्रेक्सिया समन्वय विकार, डिस्कैलकुलिया गणना विकार एवं डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो सामाजिक अनुभव जो है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, जबकि भाषा, परिपक्वन और क्रियाकलाप ये सभी चीजें जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेंगी। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो कहीं भी केवल अगर मिल जाए तो वो ऑप्शन हमेशा ही गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। लेकिन और ऑप्शन हम लोग देखते हैं, एक प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं।
पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का प्रयास नहीं है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत दिया गया है।